हेलो एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 6 के फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ और लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ। महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी को कौन नहीं जानता। भारत को आज़ादी दिलाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है और वो भी क्यों ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल अहिंसा के पथ पर चलकर एक पराधीन देश को इतने लंबे समय की पराधीनता के बाद आज़ाद किया हो, उसकी जीवनी को हमें ज़रूर जानना चाहिए। और इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही प्रयास किया गया है। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट अस रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधीजी's ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट शब्द का अर्थ है उद्धरण। मतलब माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एक पूरी किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी जी की जीवनी है जो स्वयं उन्होंने खुद लिखी है। उसमें से एक हमने उद्धरण लिया है, उसमें से एक कोई इंस्टेंस, कोई स्टोरी हमने वहाँ से उठाया है, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट। और ऑटोबायोग्राफी का अर्थ है आत्मकथा, जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, आत्मकथा। I must have been about 7 and when I was put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. चूंकि ऑटोबायोग्राफी है जिसे महात्मा गांधी ने खुद लिखा है, इसलिए यहाँ पर वो आई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं। महात्मा गांधी अपने बारे में लिखते हैं कि मैं करीब 7 साल का रहा हूँगा कि जब मुझे प्राइमरी स्कूल में डाला गया, और मुझे उन दिनों के बारे में और उन दिनों से जुड़े हुए टीचर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से याद है। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि शायद ही मैंने कभी झूठ बोला हो, ना ही मैंने अपने टीचर्स को कोई झूठ बोला है और ना ही मैंने अपने क्लासमेट्स को कोई झूठ बोला है। बच्चों, यहाँ पर ईदर का प्रयोग हुआ है। ईदर के साथ हमेशा और लगता है, ईदर और। आपने कंजक्शन में आगे पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का था और किसी भी प्रकार के मेल जोल से दूर ही रहता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेर माई सोल कंपेनियंस। मेरी किताबें और उन किताबों के अंदर की स्टोरीज, लेसन्स ही मेरे केवल कंपेनियन थे। मतलब कंपेनियन माने सहभागी थे। To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. यहाँ पर at the stroke of the hour, at the stroke of the hour मतलब बिल्कुल समय के पाबंद, समय के पाबंद थे। समय पर आना, समय पर जाना, समय के पाबंद। ठीक समय पर स्कूल पहुंचना और जैसे ही घंटी बजी तो वापस स्कूल आ जाना, यह मोहनदास करमचंद गांधी का डेली रूटीन हुआ करता था। आगे देखते हैं। टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माय मेमोरी। क्लंग, यहाँ पर क्लंग शब्द का अर्थ दिया गया है। क्लंग का अर्थ है हेल्ड ऑन क्लोजली। हेल्ड ऑन क्लोजली मतलब कोई चीज आपके जीवन के साथ अत्यंत निबिड़ता से जुड़ी हुई हो, उसे कहते हैं क्लंग। तो यहाँ पर गांधी कहते हैं कि इस समय से जुड़ी हुई दो ऐसी घटनाएं हैं जो मेरी स्मृति में अभी भी है, अभी भी मैं उस बात को भूल नहीं पाता। एज अ रूल आई हैड अ distaste for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. सामान्य तौर पर मैं अपने स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन एक बार मेरे पिता के द्वारा लाई गई एक पुस्तक पर मेरी नज़र पड़ी।
It was Shravana Pitribhakti Nataka, a play about Shravan's devotion to his parents. वह किताब थी श्रवण पितृभक्ति नाटक, यानी श्रवण के अपने माता पिता के प्रति जो उनका प्रेम है, उनका जो समर्पण है, उससे जुड़ी हुई यह किताब थी और उस किताब पर उनकी नज़र पड़ी। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। मैंने इसे काफ़ी डीप इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। इंटेंस मतलब उसमें काफ़ी डूब जाना। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन ऑन पिलग्रिमेज। एक चित्र में दिखाया गया था कि श्रवण अपने माता पिता को अपने कंधे पर झुला करके पिलग्रिमेज के लिए ले जा रहा था। पिलग्रिमेज मतलब एक तीर्थ स्थान पर जाना, है ना? किसी तीर्थ स्थान पर जाना, जैसे कि किसी मठ, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे या ऐसे किसी धार्मिक स्थानों पर जाना। The book and the picture left an undying impression on my mind. इस किताब ने और इस किताब में जो चित्र वगैरह किए गए थे, उसने मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ डाली। अनडाइंग मतलब अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट। Here is an example for you to copy, I said to myself. तो गांधी उस किताब से और उस किताब में दिए गए श्रवण के चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं अपने आप को कहा कि श्रवण का ही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे अपने जीवन में जरूर आत्मसात करना चाहिए, जिसे मुझे जरूर अपनाना चाहिए। अनदर सिमिलर प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर माय हार्ट। इसी तरीके का एक अन्य नाटक हरिश्चंद्र ने मेरा दिल जीत लिया। Why should not all be truthful like Harishchandra was a question I asked myself day and night. और इसने मुझे अंदर ही अंदर बड़ा आंदोलित कर दिया कि क्यों हम सब ना हरिश्चंद्र जैसे बन जाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो ये सवाल मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा छाया। आगे लिखते हैं, To follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. Ordeals मतलब मुसीबतें। सत्य को फॉलो करना, सत्य के मार्ग पर चलना, और केवल इतना ही नहीं, बाधा विघ्नों को सहते हुए सत्य का साथ, सच का साथ कभी न छोड़ना, इस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, ऐसा गांधी जी ने अपने आप को कहा। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. एक ऐसा ही वाकया मेरे 7वीं क्लास से जुड़ा हुआ है। Dorabji Gimi, the headmaster, was very popular among the boys, as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो उस स्कूल के जो प्राध्यापक थे, जो प्रिंसिपल थे, दोराबजी गिमी उनका नाम था, वो अपने छात्रों के बीच में बड़े ही प्रसिद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन थे, एक स्ट्रिक्ट अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति थे। ए मैन ऑफ मेथड, हर काम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करते थे और साथ ही बड़े अच्छे टीचर भी थे। He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. उन्होंने स्कूल में जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट दोनों को ही कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी मतलब आपको यह करना ही करना है, लेकिन मुझे दोनों ही पसंद नहीं थे। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. उस समय मेरे अंदर यह गलत धारणा थी, फॉल्स नोशन यानी गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक्स का शिक्षा के साथ कुछ लेना देना नहीं। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। लेकिन आज मैं यह समझ गया हूँ कि जितना जरूरी मानसिक प्रशिक्षण है,
उतना ही आवश्यक आपका शारीरिक प्रशिक्षण भी है। The reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. मैं जिम्नास्टिक्स को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि मेरे अंदर यह तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने पिता की सहायता कर सकूं। किस रूप में? एक नर्स बनकर। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. जैसे स्कूल बंद होता था, मैं घर आकर के अपने पिता की सेवा करता था। Now it had happened that one Saturday I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch and the clouds deceived me. एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अपने घर से स्कूल की ओर जाना पड़ा शाम के 4 बजे जिम्नास्टिक्स के लिए। मेरे पास घड़ी भी नहीं थी और बादलों ने भी मुझे धोखा दे दिया। डिसीव्ड, डिसीव्ड शब्द आपने द व्हाइट एलिफेंट चैप्टर में भी पढ़ा है। डिसीव्ड मतलब धोखा देना। When I reached the school, all the boys had already left. The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Gimme what had happened. जब मैं स्कूल पहुंचा, चूंकि मेरे पास घड़ी नहीं थी, मैं समय जान ना सका और तब तक सारे बच्चे चले जा चुके थे। अगले दिन हेडमास्टर गिमी ने मुझसे पूछा था कि तुम क्यों एब्सेंट रहे। उसके बाद मैंने उसका कारण बताया। आई टोल्ड मिस्टर गिमी व्हाट हैड हैपेंड। ही रिफ्यूज्ड टू बिलीव मी। मैंने उनको कारण बताया लेकिन वो मुझे मना कर दिया और मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया उन्होंने। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग। मुझे झूठ बोलने का आरोपी सिद्ध किया गया। कन्विक्ट मतलब किसी को आरोपी सिद्ध करना। कन्विक्टेड, आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। कन्विक्टेड, कन्विक्ट से कन्विक्टेड आया है। कन्विक्ट आपका प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये कन्विक्टेड पास्ट टेंस में है। कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब किसी को आरोपी सिद्ध करना, प्रमाण के साथ बता देना कि हाँ इसने ही गड़बड़ी की थी। आरोपी सिद्ध करना। That deeply pained me. उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। How was I to prove my innocence? There was no way. I learned that a man of truth must also be a man of care. This was the first and last instance of my carelessness in school. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना इनोसेंस कैसे प्रूव करूं। कुछ साधन ही नहीं था। देयर वाज नो वे, मैं कर ना सका। तब मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति सच्चा है उस व्यक्ति को केयरफुल भी होना चाहिए। और उस दिन मैंने ठान लिया कि ये पहली और आखिरी बार ही है कि जब मुझसे कोई केयरलेसनेस का काम हो गया है, जब मुझसे कोई चूक हो गई है, अब से दोबारा नहीं होगा। ऐसा गांधी ने खुद को प्रॉमिस किया। But there is another neglect for which I am still paying the penalty. I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. लेकिन इसके अलावा भी मुझसे कुछ गलतियां हुई और जिसका मुझे हर्जाना भी भुगतना पड़ा। तब मुझे ऐसा लगता था कि अ, आपको अगर शिक्षा में अच्छा बनना है या शिक्षा में आगे बढ़ना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। और यह धारणा मेरे मन में बनी रही। कब तक? जब तक मैं इंग्लैंड ना चला गया। When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men, I was ashamed of myself and repented of my neglect. इसके बाद जब मैं इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका गया वकालत करने, आप सबने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटेन में पढ़ाई की और फिर नौकरी करने के लिए वो आ गए साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका गए तब वहाँ उन्होंने वहाँ के वकीलों को देखा। उनमें से काफ़ी उम्रदराज भी थे, काफ़ी यंग भी थे और उनका जो हैंडराइटिंग था वो काफ़ी अच्छा था। उनको देख करके
मुझे खुद पर शर्मिंदा हुई और और मेरे मन में यह धारणा टूट गई कि नहीं, एजुकेशन के लिए हैंडराइटिंग का अच्छा होना ज़रूरी नहीं। इसके बाद मैंने अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन बट इट वाज़ टू लेट। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ। उसके बाद मैंने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश तो की, पर मैं ऐसा कर ना सका। मुझे इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ा। कई बार हमारे जीवन में भी होता है, जीवन के किसी एक कालखंड में, किसी एक समय में हमारे द्वारा हमारे नेग्लेक्ट के कारण हमसे कुछ गलती हो जाती है और बाद में हम उसको सुधारना भी चाहें तब भी सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि समय बीत चुका होता है, वह समय जा चुका होता है। कुछ ऐसा ही गांधी के साथ हुआ। देयर इज अनदर इंस्टेंट विच आई मस्ट शेयर। आई कमिटेड अ थेफ्ट व्हेन आई वाज 15। इसके अलावा मेरी जिंदगी में एक और वाकया हुआ। मैंने 15 साल की उम्र में चोरी भी की थी। आई हैड रन into a debt of about 25 rupees. My brother had on his arm an armlet of solid gold. I stole a bit of gold out of it and the debt was clear. और गांधी कहते हैं कि उस समय जब मैं 15 साल का था, मेरे ऊपर 25 रुपए का कर्ज था। आप लोग सोच रहे होंगे 25 रुपए का कर्ज क्या ही होता है, लेकिन ये बात तब की है जब वो 15 साल के थे। लगभग लगभग 1885 से लेकर के 90 की बात है। उन दिनों 25 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे और 25 रुपए का कर्ज किसी पे होना मतलब बहुत बुरी स्थिति में है व्यक्ति। तो वो डर गए और अपने भाई के आमलेट आमलेट मतलब बाजूबंद, आपने देखा होगा पहले महिलाएं यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने बाइसेप की तरफ एक बड़ा सा सोने का या फिर पीतल का या फिर सिल्वर का एक पहन के रखते हैं आभूषण, इसको बोलते हैं आमलेट बाजूबंद, जो कि बड़े अच्छे सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था। उसमें से कुछ गोल्ड मैंने चुरा लिया और मैंने अपना जो डेट था, मेरे ऊपर जो कर्जा था, उसको मैंने चुका दिया। But this became more than I could bear. I resolved never to steal again. बस लेकिन इस बात ने अंदर ही अंदर मुझे खा लिया और मैंने संकल्प लिया कि मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। Resolved मतलब संकल्प लेना। I also made up my mind to confess it to my father, but I did not dare to speak. मैंने अपना मन भी बनाया कि मैं अपनी गलती स्वीकार करूं, अपने पिताजी को सारी बातें कह दूं, लेकिन मैं डर गया और कह ना सका। Not that I was afraid of my father beating me, I was afraid of the pain that I should cause him. ऐसा नहीं था कि मैं डर गया था, लेकिन मुझे इस बात का तो डर ज़रूर था कि मेरे पिता पर क्या बीतेगी जब उनको पता चलेगा कि मेरे बेटे ने चोरी की। I decided at last to write out the confession. In this note, not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. लेकिन कह ना सका, लेकिन मैंने लिख दिया। देखिए गांधी जी की क्या भावना है। अंदर ही अंदर वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, भले ही मुंह से कह ना सके, लेकिन लिख करके अपने पिताजी को उन्होंने अपना कन्फेशन दिया। कन्फेशन मतलब स्वीकार किया और ये भी कहा कि मुझसे गलती हो गई है और आप इसका ज़रूर एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मुझे दंड अवश्य दें। I also promised never to steal in future. With trembling hands, I handed the confession to my father. मैंने चिट्ठी में यह भी लिखा कि मैं दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा और अपने थरथराते हुए हाथों से मैंने अपना कन्फेशन लेटर अपने पिता को दिया। पिता ने पढ़ा, he read it, and pearl drops trickled down his cheeks, wetting the paper. पिताजी ने पढ़ा और उनके आंखों से अश्रु झरने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, मोती के समान आंसू बहने लगे। जब हमारे आंखों से दुख में नहीं, लेकिन किसी के प्रति कृतज्ञता में, किसी की अच्छाई को देख करके जब हमारे आंसू बहने लगते हैं,
तो वो आंसू अनमोल हो जाते हैं और वो आंसू मोती के समान अनमोल हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर गांधी जी ने अपने पिता के आंसुओं का वर्णन, अपने पिता के आंसुओं का कंपैरिजन पर्ल के साथ किया है और ये आंसू उनके पिता के आंखों से होते हुए पेपर पर गिरे और पेपर को उन्होंने भिगो दिया। Those pearl drops of love cleansed my heart and I washed my sin away. इन अश्रुधाराओं ने मेरे हृदय को भी पिघला दिया, मेरे हृदय को भी साफ कर दिया और मेरे सारे पाप धो दिए। A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. एक सच्चा कन्फेशन, एक सच्ची स्वीकारोक्ति कि हाँ मैं मुझसे गलती हो गई है, साथ में इस बात का संकल्प कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, यह एक सच्चा पश्चाताप है। रिपेंटेंस माने पश्चाताप। आप लोग साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स अपने कॉपी में किसी एक जगह पर लिखते चले ताकि दोबारा आप जब इस चैप्टर को पढ़ें तो आपके लिए ये चैप्टर पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाए। This incident for me was an object lesson in अहिंसा। यह जो वाकया था, यह जो इंसिडेंट था, ये मेरे लिए अहिंसा के पथ पर चलने वाला एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेसन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्ट लेसन मतलब ऐसा अभ्यास या ऐसा अनुभव जो आपने अपने आंखों से देखा है, आंखों देखी है ना, आंखों देखी घटना। अपने पिता के आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर वे समझ गए कि मेरे पिता मुझसे गुस्सा नहीं है, लेकिन मेरे प्रति खुश हैं कि मैंने अपना कॉन्फेशन स्वीकार किया और साथ ही उस चीज को, उस गलती को दोबारा न दोहराने की बात भी कही। तो ऑब्जेक्ट लेसन मतलब आंखों देखी सीख, है ना? जो चीज आप अपने आंखों से खुद अनुभव करते हैं, खुद देखते हैं, वह आपके मन में एक अमिट छाप छोड़ जाती है और वो आपकी पूरी जिंदगी आपको गाइड करती रहती है। कुछ ऐसा ही मोहनदास करमचंद गांधी के साथ हुआ और इस चैप्टर के द्वारा हमने बखूबी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बहुत सारी क्वालिटीज जानने को पाया और हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी क्वालिटीज जहाँ पर खुद की गलती हो जाने के बावजूद उसको स्वीकार करना, उसको दोबारा कभी ना दोहराना, इन क्वालिटीज के वजह से ही शायद महात्मा गांधी वो बन सके, मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी बने और हमारे देश को आज़ादी दिलाए। मुझे आशा है आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको मैं लाता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।